सो हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारे जो स्टूडेंट हमारे हैं वो सभी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ रीजनिंग के लिए कुछ कीजिए। तो आप सभी के भारी डिमांड को देखते हुए हमने आप सभी के लिए रीजनिंग का जो है आज से हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आज से हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज जो है ना तब तक चलेगी जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता। लेकिन बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि विपरीत प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होती हैं। यानी यदि आप हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ करेंगे। तो यही काम सिद्धांत पर हम भी काम करते हैं और सभी दुनिया भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अ, दोस्तों के साथ करते करते अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, बेसिकली आपको हम 25 प्रश्नों को रखे हैं आज की इस मतलब प्रैक्टिस सेट ही मान लीजिए, और ये पहला दिन हमारा है। तो हम क्या करेंगे ना, आप सभी के लिए प्रत्येक दिन इस तरह के प्रैक्टिस सेट लाएंगे। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा तो हम इसे बंद कर देंगे। तो बस आप पे ही डिपेंड करता है प्रैक्टिस सेट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और अपना प्रैक्टिस सेट 25 में जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, अपना स्कोर भी हमें शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रीजनिंग का सवाल है ना, तो आप क्या कीजिए, पहले रीजनिंग को वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से इसे ट्राई कीजिए और आप एक पेज पर लिखते जाइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। यदि हम उसका आंसर बताएंगे तो आप अपना आंसर से मैच करेंगे, देखिए वो प्रश्न सही हो पा रहा है। यदि सही है तो आपका एक अंक मिलता है, यदि गलत है तो आपको एक अंक नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आपको जो है ना कितने मार्क्स बन पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, तो आज पहला दिन है इसलिए इतना बातें आपको हम बता रहे हैं, बाकी अगले दिन से इतना बातें हम नहीं बताएंगे, इतना आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उत्तर सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपके पास देखिए ये आकृति दे रखी है ना, इसमें इसे बोलते हैं नन वर्बल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? नन वर्बल रीजनिंग इसे बोलते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इस रीजनिंग में ना आपके फिगर होते हैं, इस फिगर के अनुसार आपको इसमें चूज करना है कि यहाँ पे जो फिगर है ना इसमें कौन सी फिगर यहाँ पे अटैच होगी। तो देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास है, ये त्रिभुज यहाँ पे जस्ट क्या है ना इसका अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे पास त्रिभुज यहाँ भी बनेगा वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी और इस प्रकार त्रिभुज कैसा बनेगी, हमारे पास इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। तो देख लीजिए इस टाइप का त्रिभुज कहाँ बन पा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी बन पा रहा है, बाकी बी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं और डी हो सकता है, यानी कि ए और डी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना है ना, एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऑप्शन कट रहे हैं ना पहले उसको हटा दीजिए। देखिए आप दो ऑप्शन को आसानी से हटा सके यहाँ पे, अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, यानी कि 50-50 यहाँ पे आप खेल सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे तो आपको देखने को ये मिलेगा, यहाँ पे हम इरेज थोड़ा सा कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ये देखिए आप ये जो एक लाइन यहाँ पे दो लाइन है ना, यहाँ पे दो लाइन है, तो ये लाइन इस टाइप से इधर आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस टाइप से इधर आएगा। तो वो लाइन कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन में एम है क्या, इस तो इधर लाइन है, तो ये तो नहीं होगा। यानी कि ये लाइन देखिए दोबारा कहाँ पे इधर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। देखिए त्रिभुज की जो आकृति थी ना, मतलब वो थी ऊपर की ओर सेम थी, लेकिन हम क्या फाइंड किए, तो ये वाला जो अंतिम का दो अक्षर है ना, दो लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग है, हमने क्या किया प्रश्नों को एलिमिनेट कर लिया। तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी कहाँ पे है, ऑप्शन डी यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए सी ई जी डी एफ एच जी, तो ये वाली दे रखी है, तो आगे क्या होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है ना, सबसे पहले यदि आपको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है ना, तो सबसे पहले आप इसके प्लेस वैल्यू को लिख लीजिए। जैसे कि ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, जी कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखिए डी कितना होता है, 8 होता है, एफ कितना होता है, 6 होता है, एच कितना होता है, 8 होता है, सॉरी डी 4 होगा ना, सॉरी 4 होगा, और जे कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए 1 से 4 हुआ, कितना भरा, 3 भरा ना,
फिर देखिए 3 से 6 हुआ, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, फिर 5 से कितना हुआ 8 हुआ 3 बढ़ा, यानी कि आपको ये एक पैटर्न पता चल पाया है कि इसमें प्रत्येक में 3-3 की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसमें भी 3-3 की वृद्धि होगी, तो क्यू कितना होता है 17 होता है, और 17 हम 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास होगा, 17 3 कितना होगा 20 होगा, ठीक है। यानी 20 पे जो होगा संख्या वो क्या आती है, टी आता है, यानी कि जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा वो टी से शुरू होगा। देखिए टी से सभी शुरू हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो बस हम एक ऑप्शन देखिए, यहाँ से एक ऑप्शन को हटा दिए, बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, एस कितना होता है 19 होता है, और हम प्रत्येक में क्या कर रहे हैं 3 जोड़ रहे हैं, तो 19 में जब हम 3 जोड़ेंगे कितना होगा 22, और 22 की वैल्यू क्या होती है भी होती है, तो बी टी भी, तो टी भी कहाँ पे है, सभी में दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यू कितना होता है 21, 21 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 होगा, और एक्स की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, यानी कि टी भी एक्स हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो टी भी एक्स यहाँ भी है, टी वी एक्स यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, टी वी एक्स यहाँ भी नहीं होगा। बस इतना ही करना था, हमारे प्रश्न का आंसर निकल के आ गया है। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको वो दिमाग लगाना है कि कहाँ से ऑप्शन को हम छांट सकते हैं। बस आपको एक ही दिमाग लगाना है हमेशा कि ऑप्शन को हम कैसे छांटे। यदि आप ऐसा करेंगे ना, तो आपका कम समय में आपका रीजनिंग बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आप पूरा बनाने बैठ जाएंगे तो आपका टाइम लेफ्ट हो जाएगा, आप बना लेंगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं बच पाएगा। तो रीजनिंग सबको आता है, बस उसको टाइम कैसे मैनेज करना है, उसको कम समय में कैसे बनाना है, ये किसी किसी को आता है। तो आप प्रैक्टिस सेट को फॉलो करते रहिए, हमारे प्रैक्टिस सेट को, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक हम बताएंगे, जिससे कि आपका रीजनिंग में टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, और उसका टाइम आप कहाँ दे सकते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन टाइम दे सकते हैं, जो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि भिन्न आकृति को चुनिए यहाँ पे, ठीक है। जो आकृति यहाँ पे दे रखी है, इसमें से कौन सी आकृति भिन्न है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसको आप चूज कीजिए कौन सी आकृति भिन्न दे रखी है, यानी कि 3 में समानता होगी किसी प्रकार से, और एक असमान है, तो जो असमान है ना उसी को आपको चूज करके निकालना है कि कौन सी यहाँ पे असमान हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो असमान हो जाएगी दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है ना हमारी आकृति, यही क्या यहाँ पे असमान हो जाएगी, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखे हैं आकृति में, ये तीनों में क्या है, समानता देखने को आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में बैडमिंटन को हम लोग कैसे लिखते हैं, सी बी इस टाइप से लिखते हैं, और फुटबॉल्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे आपको बताना है। देखिए बैडमिंटन जो है ना दोस्तों, बैडमिंटन, ये आपके पास एक शब्द दे रखे हैं, इसको इस टाइप से लिखा गया है। देखिए आपको हम क्या बताया अभी, आपको हम जस्ट अभी तुरंत बताए थे, यदि आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना, तो उसके प्लेस वैल्यू को आप वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि बी का कितना होता है 2 होता है, ए कितना होता है 1 होता है, डी कितना होता है 4 होता है, एम कितना होता है 13 होता है, बस इतना ही लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सी हो रहा है, सी कितना होता है 3 हो रहा है, यानी कि 2 से 1 बढ़ा 3 हो गया, ए से बी हो गया, डी से क्या हो गया एफ, यानी डी 4 होता है एफ 6 होता है, यानी कि पहला और दूसरा में एक एक बढ़ रहा है, और तीसरे में क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है। तो हम सेम उसी प्रकार से कर देंगे, पहले हम क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे, एफ में एक जो है क्या होगा एफ जी होगा, यानी हमारे पास का आंसर जी से शुरू होगा, और जी सभी में दे रखा है क्या, इसमें नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास का आंसर कभी नहीं जीवन में हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको हटा दिए, आगे हम बढ़ते हैं। आपको हम क्या बताए विद्वानते, यहाँ पे ए के बाद बी है ना, यानी कि एक प्लस फिर से हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा एक प्लस होगा, तो ओ के बाद क्या होता है पी होता है, यानी जी के बाद पी हमारे पास का आंसर होगा, और जी के बाद पी तीनों में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी कितना होता है 4, 4 के बाद यहाँ पर 2 6 करेंगे, तो इस प्रकार से ओ 15 होता है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, जो 17 क्या होता है क्यू होता है, जी पी क्यू आंसर होगा हमारे पास। तो जी पी क्यू कहाँ पे है, तो इसमें नहीं है, ये भी हमारे पास का आंसर नहीं होगा। अब देखिए जी पी क्यू भी, जी पी क्यू भी ये भी सही है, ई डी भी सही है, ई डी भी सही है। देखिए पी तक है, यानी कि एक्स एक्स सिर्फ हमको क्या देखना है, तो यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू है, बस एक ही लेटर को देखना है क्योंकि सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कितने नंबर पर, तो अंतिम से जो है ना दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए अंतिम से दूसरा में क्या है, तो ओ है, ओ से क्या है यहाँ पे एस, ओ कितना होता है 15, एस कितना 19, यानी कि अंतिम से दूसरा में 4 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे एल कितना होता है 12, तो 12 में जब 4 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 16 हो जाएगा, 16 क्या होता है पी होता है, यानी कि ये जो संख्या है यहाँ पे आएगी वो पी आना चाहिए था, यहाँ पे क्यू है ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करके अब प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ हम लोग। कह रहा है कि नगर डी नगर एम के पश्चिम में है, ठीक है। नगर डी जो है ना, नगर एम के कितना है, तो पश्चिम में दे रखा है, ठीक है। और देखिए नगर मान लीजिए डी है नगर हमारे पास, ठीक है, और नगर एम के पश्चिम है, तो एम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए नक्शा में क्या होता है, ये क्या होता है, तो आपके क्या होता है उत्तर होते हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ होते हैं, ये क्या होते हैं दक्षिण होते हैं, ठीक है, साउथ होते हैं, ये क्या होते हैं पूरब होते हैं यानी ईस्ट होते हैं,
और ये क्या होते हैं, पश्चिम होते हैं, यानी कि वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नगर जो है ना डी, ये जो नगर डी है ये क्या है, एम के पश्चिम है, तो एम यहाँ पे अगर तो ये पश्चिम इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि नगर आर जो है ना नगर डी के दक्षिण में है। अब नगर आर कहाँ होगा, डी के दक्षिण, तो डी के दक्षिण क्या होगा, नीचे होगा, तो डी के दक्षिण में क्या होगा, यहाँ पे नगर आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यदि नगर के नगर आर के पूर्व में है, तो नगर के जो है ना आर के पूर्व में है, तो आर के पूर्व किधर होगा, इधर के यहाँ पे हो जाएगा ना, ठीक है। अब कह रहा है कि तो नगर के नगर डी के किस ओर होगा, तो देखिए नगर के जो है ना डी के किस ओर होगा, तो डी यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए ना एक ऐसे डायरेक्शन बना लीजिए, और इसके बाद आप ये देखिए कि ये डायरेक्शन जो बना है ना ये किधर बन रहा है, तो के कहाँ है, इधर है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे देख पा लेंगे, यही है सेम आकृति यहाँ पर भी, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण और पूर्व बोलेंगे। दक्षिण पूर्व क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बस आपको यदि कुछ नहीं पता चले तो आप साइड में एक इस टाइप का बना लीजिए डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जो है ना इस टाइप के इसके बीच में देखना है कि क्या आकृति बन रही है, कौन सा यहाँ पे मतलब कि दिशा बन रही है, तो दक्षिण पूर्व यहाँ पे बन रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है दक्षिण पूर्व, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो के माहौल में इतना मतलब घुल जाते हैं, मतलब कि आप उसे लाइक करना भूल जाते हैं ठीक है। तो अभी से लाइक कर दीजिए और फिर आगे वीडियो देखिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्या है कि एक औरत को की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, ये तो ब्लड रिलेशन है। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या करना है ना आपको, ये अपने आप आपको सोचना है, ठीक है। यदि देखिए ब्लड रिलेशन क्या होते हैं, सभी का सेम ही होता है। यदि कि हमारे पास कोई फैमिली है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, बहन है, भाई है, ससुर है, दामाद है, कुछ भी है ना, तो सबके घरों में होता है। तो वो यदि कोई कुछ कह रहा है ना, तो अपने ऊपर उस चीज़ को अप्लाई करके देखिए कि आपका रिश्ता क्या निकल रहा है। यदि आप अपने रिश्ते को निकाल पा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन के भी रिश्ते को आप निकाल लेंगे। आप क्वेश्चन को मत देखिए, आप अपने अनुसार देखिए कि मेरे भाई कह रहा था हम हुए, हमारे भाई कोई होंगे, उसका पत्नी क्या होगी, उसके बेटे क्या होंगे, इस टाइप का जो भी प्रश्न कहेंगे ना आपको प्रश्न में, उसको आपको देखते हुए चलना है, और आपका एग्जाम में प्रश्न पूछेगा ना वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक औरत की संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी है मान लीजिए कोई यहाँ पे, ठीक है, आदमी है यहाँ पे और कोई औरत है यहाँ पे, तो ये आदमी जो है ना इस औरत को संकेत करके क्या कह रहा है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी कि औरत जो है ना इकलौता भाई है, औरत का इकलौता भाई है कोई, ठीक है, तो उसका बेटा कौन होगा, तो औरत का जो इकलौता भाई है उसका बेटा कौन होगा, औरत की भतीजा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मेरी पत्नी का भाई है, तो मेरी पत्नी कौन है, तो मेरी पत्नी की भाई मतलब क्या होगा कि मेरी साला हो गया। तो उस औरत उस आदमी से किसका संबंधित था, आप बताइए कि कोई औरत की जो है भतीजा मेरी पत्नी की मतलब कि जो भाई है मेरा साला का कौन लगेगी, तो ससुर की बहन लगेगी, लगेगी ना, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है ना, अपने रिलेशन पे इसको फोकस करना है, उसके बाद इसको आंसर को डील कर देना है, जिससे कि आपके प्रश्न जो है वहाँ पे गलती नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अब कह रहा है कि 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए आपके पास क्या है ना एक मतलब कैलेंडर का सवाल है आपके पास, इसमें हम क्या ट्रिक लगाते हैं, जैसे हम लोग का ट्रिक जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे 26 जनवरी है ना, 26, देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत लोगों का बहुत ट्रिक होता है, तो हम जो इसको मतलब सॉल्व करते हैं ना वो इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को ना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यदि आप कोई ट्रिक जानते हैं तो उससे बना लीजिए, आंसर आपको सेम नहीं निकलेगा, ठीक है। यदि हम भी निकालेंगे तो आंसर सेम, बस आपका प्रोसेस यदि सही रहेगा ना तो आंसर बिल्कुल सेम निकलेगा जैसे हम लोग देखिए 26 लिखते हैं यहाँ पे, और जनवरी का कोड हम क्या मांगते हैं, तो जीरो मानते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 333, ठीक है, 614, 625, 035, ये हम लोग का कोड होता है। तो जीरो क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइप से। तो 26 हमारे पास क्या हो गया, तो जनवरी का कोड कितना होगा, जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। और 1900 कोड कितना होता है दोस्तों, जीरो होता है यहाँ पे। और 89 को हम क्या लिखते हैं, 89 लिखते हैं, और 89 हम 4 से डिवाइड करते हैं, जो भागफल आता है ना वहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए भागफल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 22 चौका 88, 22 आ जाएगा ना, तो 22 यहाँ पे लिखेंगे, बटे कितना कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 7 या 21, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, हाँ से कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ये 7 या 21, यहाँ पे एक बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना बचेगा, 62 84 63 91 62 84, यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 5 5 10 11,
ठीक है। तो 11 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा शेष 4। देखिए जब भी आप 7 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको शेष पर ध्यान देना होगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको भागफल पर ध्यान देना होगा। 100 से 7 और 4 से भागफल, ठीक है। यानी आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप इसके देखिए 7 7 14 1 15 हो गया ना, सॉरी 5 5 10 11 हो गया ना। जब 7 से हम डिवाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 7 से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 7 का 7 यहाँ पे कितना बचेगा हासिल, मतलब एक ये 7 बचेगा ना यहाँ पे, मतलब कि हासिल, रिमेंबर। तो आप जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देखना होगा, शेषफल देखना होगा। तो यहाँ पे 4 शेषफल दिख रहा है, तो जो 4 क्या होता है, जैसे कि एक को हम मंडे मानते हैं, 2 को हम क्या मानते हैं, ट्यूसडे मानते हैं, मंगलवार, 3 को हम बुधवार मानते हैं, तो 4 को क्या मानेंगे हम लोग, बृहस्पतिवार मानेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है बृहस्पतिवार, ठीक है। तो देखिए ये आपका अपना तरीका हो सकता है, बाकी हमने अपने तरीका से बनाया है, लेकिन यदि आपने अपने तरीका से बनाया होगा और सही बनाया होगा तो आपका आंसर बृहस्पति ही आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या है 583169 में ऐसे कितने अंक हैं जो प्रारंभिक अंक से उतने ही दूरी पर है जितने कि उनको पढ़ते क्रम में लिखने पर होते हैं। जैसे देखिए 5 8 है ना, 5 हो गया, 8 हो गया हमारे पास, 3 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से उठाना है, यहाँ पे जैसे है ना ये वाला हमारे पास 5, तो यहाँ से उठाना है। अब देखिए 5 के बाद क्या जोड़ेंगे, ये 6, मतलब जहाँ पे वो सेम संख्या आएगी ना तो वही हमारे प्रश्न का मतलब कि एक जुड़वा मतलब युग्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 है ना यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 आया क्या, नहीं आया। अब 8 से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे 9 10 11 12 13 आया क्या, नहीं। 4 5 6 7 आया क्या, नहीं। फिर एक है यहाँ पे 2, देखें 2 3 4 है नहीं, है ना। 6 है तो 7 8, 4 है 5 नहीं आया। 9 के बाद कभी आएगा क्या, नहीं। तो ये 4 के बाद 5 6 7 8 आ गया ना, तो यहाँ से गिनिए 4 5 6 7 8, तो एक युग्म यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, एक लिख लिए। आगे हम बढ़ते हैं 6 के बाद 7 8 9, नहीं 1 2 3 4, इसके बाद देखिए 3 4 5 बन रहा है ना, तो यानी कि 2 युग्म यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना होता है, माइनस का अर्थ गुना करना होता है, भागा का अर्थ जोड़ होता है और गुना का अर्थ भाग करना होता है, तो निम्न समीकरण का मान कितना होगा। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ये प्रश्न जो होते हैं ना एग्जाम में, एक समझिए कि लॉलीपॉप होता है आप सभी के लिए। इसको आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्लस का अर्थ घटाना होता है, ठीक है। तो देखिए 10 यहाँ पे है, और गुना का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, तो गुना का अर्थ के पास भाग है, तो 10 भाग कितना कर देंगे, 5 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब क्या ना कि भाग का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ होता है, तो भाग का अर्थ जोड़ यहाँ पे लिख देंगे, और जोड़ हमारे पास कितना है हमारे पास, तो 3 कर देंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। माइनस का अर्थ क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 2, ठीक है। और प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ घटाना होता है, यहाँ पे -3 कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 -3, तो 6 तो 8 में से 3 कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो ये 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहा है कि यदि ए प्रतिशत बी का अर्थ होता है कि बी की पुत्री ए है, ठीक है, और ए माइनस बी का अर्थ होता है कि बी का भाई ए है, और ए गुना बी का अर्थ होता है कि बी का पिता ए है, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा अपर लेवल का है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लेवल है इस प्रश्न में। तो हमने आपके लिए थोड़ा सा इजी मॉडरेट टू मतलब हार्ड प्रश्नों को लिया है। यदि आप कहेंगे कि इसने टफ लेवल के प्रश्न को नहीं देना है तो हम आगे से कोशिश करेंगे इस टाइप का प्रश्न नहीं दें। लेकिन दोस्तों आप चाहते हैं कि इसी लेवल का प्रश्न रहे तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपके अनुसार ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को डिजाइन करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि a% बी का अर्थ होता है कि बी की पुत्री ए है, तो इसके अनुसार जो है ना कि n का पोता m होगा। किस किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि n का पोता m होगा। देखिए n का पोता या नाती m का होगा जब n की कोई बेटी होगी, ठीक है, और बेटी का जब कोई बेटी होगी या बेटा होगा वही पोता नाती होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सी ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बहुत समझाने में। तो देखिए m माइनस सी परसेंटेज एफ परसेंटेज एन, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखी है, इसमें हमको क्या करना है ना, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, ए परसेंट बी का मतलब होता है कि बी की पुत्री जो है ना ए है, ये जो ए है ना इसकी पुत्री है पीछे से, यानी एफ जो है ना ये एफ ये इसकी पुत्री हो गई, ये किसी पुत्री हो गई। यानी कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि एन माता है कि पिता है, ये पता नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि एफ जो है इसकी मतलब बेटी है, पुत्री है। आगे बढ़ते हैं। फिर परसेंटेज मतलब होता है कि इसकी पुत्री है, इसका मतलब ये भी इसकी क्या है, पुत्री है, ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं। और माइनस का अर्थ क्या होता है कि बी का भाई ए है, बी का भाई कौन है, ए है, इसका मतलब इसका भाई कौन है, तो इसका भाई जो है आपके पास ये है एम, तो ये इसका भाई हो गया, ठीक है। अब खुद सोचिए दोस्तों, यहाँ पे एन है ना, एन की पुत्री हो गई, बेटी की बेटी हो गई, ठीक है, बेटी की बेटी हो गई यहाँ पे, और बेटी की बेटी क्या होगी, नतनी होगी ना, और नतनी का जो भाई होगा मतलब वो क्या नाती हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना एन का नाती या पोता एम होगा, तो यही ऑप्शन सी जो है ना यही आपको कंफर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 20वें अक्षर और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा। देखिए यदि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, उल्टा लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये तो हम मान लीजिए उल्टा लिख रही है, ठीक है। इसमें क्या कहना है ना कि विपरीत क्रम में लिखे तो दाएं से 20वां, इधर से 20वां कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। दाएं से 20वां कौन होगा, इधर से कौन होगा, 20वां क्या होगा, टी होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बाएं से 21वां तक गिन लीजिए, यहाँ से 21वां कौन हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21वां ये हो गया। तो इसके मध्य में कौन सा संख्या है, तो आप देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या है ना, यानी कि 6 संख्या इधर होगा, 6 संख्या इधर होगा, और जो बीच में संख्या वो हो जाएगी, देख लीजिए हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बीच में ये आ गया, तो यानी एम जो है ना यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो बीच में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। यदि किसी भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को सिप बोझ कास लिखते हैं, क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को बोझ रेड सेव लिखते हैं, और बैड हैबिट हैबिट को सेव सिप स्केट लिखते हैं, तो बैड को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है ना, आपको हम बता देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, बाकी आपको सीखना है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा ज़रूर। देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं ड्रिंकिंग, ठीक है, ड्रिंकिंग पुरानी लिखते हैं, इज हार्मफुल, ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, इसका मतलब है आपके पास लिखा हुआ है कि सिप, ठीक है, बोझ कास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्विट ड्रिंकिंग, पूरा हमने लिखते हैं, आपको समझना होगा इस चीज़ को थोड़ा सा। हैबिट, इसको क्या लिखता है, तो लिखता है बोझ रेड सेब, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर कहता है कि बैड हार्मफुल हैबिट को क्या लिखता है, तो बैड हार्मफुल हैबिट, इसको क्या लिखता है, तो बैड, सॉरी, इसको लिखता है सेब सीप, और क्या लिखता है, कैट लिखता है। तो इसमें कह रहा है कि बैड का क्या लिखेगा, देखिए ये जो आपको लिखा हुआ है ना स्टेप से, आप भी इसको समझ में नहीं आता तो आप स्टेप से लिख लीजिए। इसमें देखिए ये दोनों लाइन देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें जो है ना कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या कॉमन है कुछ भी, यहाँ देखिए हैबिट कॉमन है यहाँ पे, और हैबिट यहाँ कॉमन में है। इसका मतलब इस लाइन में भी कुछ कॉमन होगा, जो आपको सेब दिख रहा है ना यहाँ पे, सेब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। अब इसमें पहला और तीसरा लाइन देखिए कॉमन क्या है, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें कॉमन जो है ना आपको कुछ भी दिखने को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं कहीं पे कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ देखिए सीप कॉमन है और यहाँ पे सीप कॉमन है, इसमें भी कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, बैड है, हार्मफुल है, हैबिट को सेब सीप कैट लिखते हैं, तो बैड हार्मफुल हैबिट है यहाँ पे, तो बैड हार्मफुल हैबिट। तो इस प्रकार जो है ना ये जो बैड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कैट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे पास कैट लिखा हुआ है जो ऑप्शन नंबर डी में, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न की ओर हम लोग। दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात कीजिए, आपके पास ये प्रतिबिंब दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है, क्या इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना, जो लेफ्ट होता है वो राइट में चला जाता है, और जो राइट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट में चला जाता है, बाकी क्या होते हैं सेम ही रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए और जब बीच में रहता है तो बीच में ही रहेगा, जैसे यहाँ पे जो रंगीन है ना कलर किया हुआ बीच में, तो ये आपके बीच में ही रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है ना मतलब कि साइन वाला, ये इस टाइप से इधर ही होगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये है क्या, नहीं होगा, ये भी होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन में केवल सी जो है ना यहाँ पे, यही प्रश्न का हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 में क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा भिन्न विकल्प हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो विकल्प है 14 में, इसमें कौन सी आकृति भिन्न हो जाएगी, आपको वो चूज करना है।
आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये जो है ना आकृति आपके पास, ये जो डी नंबर की आकृति है यही क्या यहाँ पे भिन्न हो जाएगी, बाकी अन्य कथन जो यहाँ पे सही है, अन्य कथन। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। टी, भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो आपके प्रश्न क्या पूछ रहा है, आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि टी, भी और डब्ल्यू में सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए आपके पास दो कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथन की मदद से आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए टी जो है ना वो डब्ल्यू से बड़ा है, पहला कथन क्या कर रहा है, टी जो है वो डब्ल्यू से बड़ा है, लेकिन इससे कंफर्म हो रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, नहीं बड़ा कंफर्म हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 व्यक्ति है और यहाँ पे 2 ही व्यक्ति की चर्चा की गई है, यानी भी के बारे में कुछ भी कथन एक नहीं कह रहा है। इसका मतलब कथन एक से स्पष्ट नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे हम बढ़ते हैं, कथन 2 कह रहा है कि डब्ल्यू जो है ना बी की बड़ी बहन है और डब्ल्यू जो है भी की बड़ी बहन है। इस प्रकार जो है ना इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि सबसे बड़ा कौन है, टी हो चुका है। यानी कि आप दोनों कथन के मदद से ही आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है, दोनों कथन, कथन यदि कथन एक और कथन दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि दोनों कथन मिलाकर के ही इसको हम आंसर देने के लिए पर्याप्त मानेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ फल सब्जियां हैं। ठीक है, हम एफ को फल मानते हैं और एस को सब्जियां मानते हैं, तो कुछ फल क्या होगी, यहाँ पे सब्जियां हो गई, और कुछ सब्जियां खाद नहीं है और कुछ सब्जियां जो है खाद नहीं है और कुछ हो भी सकती है। ठीक है, तो खाद को हम के से मान लेते हैं यहाँ पे। अब कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फल खाद नहीं है, तो कुछ फल खाद नहीं है, यहाँ पर हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसलिए जब भी कंडीशनल होगा कि हो भी सकता है नहीं हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको गलत मान देंगे, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि कुछ सब्जियां फल है, तो कुछ सब्जियां यहाँ पे फल है, बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कथन नंबर 2 जो है ना बिल्कुल सही है और कथन 1 गलत है। तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं, कह रहा है कि दोनों सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। बी दीजिए, केवल 2 निष्कर्ष सही है, यानी कि जो केवल क्या है ना 2 निष्कर्ष यहाँ पे सही है, बाकी जो निष्कर्ष 1 है वो यहाँ पे गलत दे रखे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि जल में सदैव होगी, तो जल में हमेशा सदैव क्या होगी। देखिए जल में मिठास हो भी सकती है नहीं हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है। जल में कड़वापन हो भी सकती है नहीं हो सकती है, ये भी कंफर्म नहीं है। बहाव हो भी सकता है नहीं हो सकता, ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जल रुकती भी है, रुकी भी होती है। तो इसमें जल में क्या होती है, तरलता यानी लिक्विडिटी जो होती है हमेशा बिल्कुल ही रहेगी, ये बातें कंफर्म है। आगे हम बढ़ते हैं, 6 वर्ष पहले अजय की आयु विजय की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष है, तो 6 वर्ष पूर्व अजय की आयु कितनी होगी। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इसे मतलब कि लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए 18 वर्ष ले लीजिए, मान लीजिए कि वर्तमान में जो अजय की उम्र है ना वो कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान में क्या करें, 6 वर्ष पूर्व में, सॉरी 6 वर्ष पूर्व में जो है मान लेते हैं कि अजय की उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष है किसकी उम्र, अजय की, तो विजय की उम्र कितनी हो जाएगी। प्रश्न ये कह रहा है कि विजय की उम्र जो है ना वो 18 वर्ष अधिक है, यानी कि इसका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब न जाकर के ये 18 वर्ष अधिक है इसका। कब, 6 वर्ष बाद। अब कह रहा है कंडीशन में इसकी वर्तमान आयु, आप बताइए कि 6 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, ये 24 साल का हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये जो लड़का है 0 साल का, ये 6 साल का कितना हो जाएगा, ये 6 साल का हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का वर्तमान योग है ना ये 30 साल है, देख लीजिए 24 और 30 वर्ष हुआ, यानी कि कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुका है। इस प्रकार हमने 18 वर्ष लिए हैं, ऑप्शन ये क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो आप इसे प्रश्न को ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि घड़ी में 8:30 का समय हो रहा है, तो घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण कितना होगा। देखिए घंटे और मिनट की जो सुई का कोण होता है ना उसको निकालने आप क्या करेंगे, 30 गुना, ठीक है, एच माइनस 11m/2। दोस्तों ये भी फॉर्मूला होता है और बहुत सारे जो है लोग अलग अलग फॉर्मूले से निकालते हैं, तो आप जो भी फॉर्मूला जानते हैं उससे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे 30 गुना एच कितना हमारे पास है 8 करेंगे और माइनस 11 इंटू एम हमारे पास कितना है 30 बाय कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 से 15 हो गया और 15 गुना 11 कितना होता है 165 हो जाता है, यानी 240 यहाँ पे हो जाएगी। 8 से 24 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 165 हो जाएगा। तो इसे आप मतलब माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 13 में 7 गया 6 बचेगा, 75 डिग्री यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि MNTRD में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, टी डी से लंबा है, और टी जो है ना वो किससे लंबा है, डी से लंबा है। जो लंबा होगा उसको ऊपर देखिएगा और जो छोटा होगा उससे उसे नीचे रखिएगा, तो आपका आसानी से प्रश्न बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टी जो है ना डी से लंबा है किंतु एम से छोटा है, कौन, टी, तो एम से हम छोटा कर दिए। आर एन से लंबा है किंतु डी से छोटा है, तो आर जो है ना एन से लंबा है लेकिन डी से छोटा है,
ये कंडीशन हो चुका है। अब कह रहे हैं कि सबसे लंबा कौन है, आप देख पा रहे होंगे सबसे लंबा कौन है, ऊपर में m है। तो बस आपको क्या करना है ना, जब भी कोई ऊपर नीचे का सवाल आए तो जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा, जो नीचे रहेगा उसको नीचे लिखिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। यदि किसी भाषा में 481 का अर्थ स्काई इज ब्लू है, 246 का अर्थ जो है सी इज डीप है, 698 का अर्थ सी लुक्स ब्लू है, तो ब्लू का अर्थ क्या होगा? सेम वही सवाल है, आप देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आप देखेंगे कॉमन तो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है इस लाइन में, तो इस लाइन में कॉमन क्या आ रहा है, तो ईज आ रहा है, ठीक है, ईज कॉमन आ रहा है, तो इसको हम काट देंगे। तो हमारे पास किसका पूछा है, ब्लू का पूछा है ना। तो अब देखिए इस और कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या बचा, स्काई बचा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो 4 कट चुका है, अब 8 देखिए यहाँ पे भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो ब्लू यहाँ पे भी है, यहाँ पे ब्लू है, ठीक है, यानी कि जो ब्लू की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तो प्रश्न की ओर हम लोग। एक स्कूल में हमेशा होगा, तो एक स्कूल में हमेशा क्या होगा, तो दोस्तों एक स्कूल में हमेशा क्या होगा, अध्यापक ही रहेंगे, ठीक है। भवन नहीं हो सकता है, क्योंकि स्कूल में मान लीजिए भवन टूट गया है तो आप नीचे भी बैठ कर पढ़ सकते हैं, बाकी अध्यापक तो होना ही चाहिए, ठीक है। दिए गए कथन और निष्कर्ष पर विचार करें, उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपके पास ये जो इनइक्वालिटी का सवाल है आपके पास, देखिए इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे कि यहाँ पे डी डी और इस तरह का साइन है ना ई वाला, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ई से है ना हम डी की तरफ जो है यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि बी जो है ना ई पे हम जा सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा निष्कर्ष में, देखिए हम डी से मतलब ई से जो है ना क्या करते हैं, हम डी की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए ई से हम कहाँ सी पे आए और सी पे हम डी पे पहुंच चुके हैं, यानी कि एक कथन सही है। दूसरा कथन हमारे पास है कि बी से हम ई पे पहुंच रहे हैं, देखिए बी से ई पे पहुंच रहे हैं ना हम, तो बी से ई पे पहुंच रहे हैं, तो बी से हम क्या करेंगे, सी पे पहुंचेंगे, और सी से हम क्या पहुंचेंगे यहाँ पे, तो ई पे पहुंच चुके हैं, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है यहाँ पे दे रखा है। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है जो दोनों कथन को सत्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारे पास, दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो थोड़ा-सा मतलब बैंकिंग टाइप के प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछे जाएँगे, तो हमने लिया है, ठीक है। बाकी यदि आपको इस टाइप के प्रश्न नहीं चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम उसे क्या करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में नहीं लाएँगे, ठीक है। बस आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए ऐसा लाए हैं, बाकी आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा हम वैसे ही करेंगे। अंक 9 के विपरीत कौन-सा अंक होगा, ठीक है। तो आपके पास से जो डाइस है इसमें आपके अंक 9 के विपरीत कौन-सा अंक हो जाएगा, देखिए जो भी सेम रहेगा ना उसको एक संख्या को पकड़ लीजिए और जो है क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जैसे यहाँ पे 8 है ना, तो 8 7 9 कर देंगे यहाँ पे, और इसमें क्या कर देंगे हम लोग 8 6 4 कर देंगे। तो किसका पूछा है, 9 के विपरीत, 9 के विपरीत क्या है, 4 है, तो यही क्या आंसर हमारे पास 4 आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है कि दिए गए चित्र में क्रम से कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, देख लीजिए, ठीक है। देखिए कितने त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ पे है, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार, यानी कि एक बॉक्स में 4 त्रिभुज है। तो यहाँ पे भी 4 त्रिभुज, इसमें भी 4 त्रिभुज और इसमें भी 4 त्रिभुज, चार ते कितना हो गया, 12 त्रिभुज हो चुका है। अब देखिए कॉमन आपको हम दिखा रहे हैं, कॉमन देखेंगे दोस्तों तो ये आपके पास एक त्रिभुज हुआ कॉमन, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या है यहाँ पे, ये दो त्रिभुज को कौन हुआ, दो और ऐड कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज कौन हुआ, 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 2 बढ़ा दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये त्रिभुज हो गया तो 12, यहाँ पे कितना 12 हो गया ना, तो एक और दिखाते हैं ना आपको, ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया कितना 5, इसमें त्रिभुज 8 या 24, इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, 8 त्रिभुज बनेगा, कितना 8 त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। और आपको बता देते मतलब कि बाद में हम आपको जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ही जोड़ देते हैं, तो 8 से 24 हो गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कितना हो गया 24 हो गया, 24 हो गया, और फिर ये जो कॉमन था दो दो, ये 4, यानी टोटल जो त्रिभुज है हमारे पास है वो 28 त्रिभुज आ चुका है, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि वर्ग कितने होंगे, तो आप सभी लोग वर्ग के बारे में आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। तो हमने आपको त्रिभुज निकाल के बता दिया, 28 त्रिभुज हैं, अब आपके पास ये बताना है कि वर्ग इसमें कितने हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, और आपका स्कोर कितना बना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जरूर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।